friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss वेक्टर प्रोडक्ट। ये हमारी वेक्टर्स के सीरीज का 9th लेक्चर है जिसमें हम वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं, उसमें हमने देखा था स्केलर प्रोडक्ट। अब उसके कंटिन्यूएशन में हम देख रहे हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे इसकी नोटेशन क्या है। वेक्टर प्रोडक्ट की अगर हम नोटेशन देखें तो वो होते हैं ए क्रॉस बी। यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है क्रॉस, इसलिए हम जो वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो इसका नोटेशन मैंने आपको बता दी ए क्रॉस बी। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, मतलब कि वेक्टर प्रोडक्ट से क्या मीनिंग है, इसका क्या डेफिनेशन है। अब अगर मैं दो वेक्टर्स मान लूँ, मेरे पास दो वेक्टर्स है वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। मेरे पास वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों के बीच का एंगल थीटा। सो वेक्टर प्रोडक्ट का मीनिंग ये होता है कि दो वेक्टर्स हैं, मतलब कि ये किसी प्लेन में लाई कर रहोगे। मान लेते हैं कि दोनों वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो फिर वेक्टर ए क्रॉस बी वो वाला वेक्टर डिनोट करता है जो इस पॉइंट से, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा, और साथ में इस प्लेन से, जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे हैं उससे परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि इस पॉइंट से अगर मैं इस प्लेन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी। ये था वेक्टर ए क्रॉस बी। अगर आपको ये परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर भी चाहिए तो फिर आप उसे ऐसे लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइड बाय मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सो बस यही था कि इसकी क्या डेफिनेशन है। जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई कर रहे हैं उससे परपेंडिकुलर अगर मैं ऐसे एक वेक्टर बना दूँ इस पॉइंट से पास करने वाला, सो वो मेरे पास आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी। ये था वेक्टर ए क्रॉस बी। अगर आपको इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए, मान लेते हैं यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर एन, सो वो हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइड बाय उसका मॉड्यूलस। सो बस यही था उसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि इसके क्या फार्मूलाज हैं। दो टाइप के फार्मूलाज हो गए जैसे स्केलर प्रोडक्ट में थे, एक तो एंगल फॉर्म, दूसरा कंपोनेंट फॉर्म। सो स्टार्ट करते हैं। पहला आता है एंगल फॉर्म। एंगल फॉर्म क्या कहता है कि अगर मुझे कहता है ए क्रॉस बी करना है, सो इसका मॉड जो होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा। जब हम स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे थे यहाँ पर कॉस थीटा था, अभी यहाँ पर साइन थीटा है। नेक्स्ट है, ये मैंने आपको बताया इसके मॉडुलस के बारे में। अगर मुझे सिर्फ वेक्टर की बात करनी है तो मैं क्या करूँगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू ये जो यूनिट वेक्टर था ना, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर एन, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास ये वेक्टर आ जाएगा। सो ये था वेक्टर एंगल फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस मैंने आपको बता दिया, और अगर मैं इसके साथ वेक्टर एन मल्टीप्लाई कर देता हूँ यूनिट वेक्टर एन, तो मेरे पास ए क्रॉस बी मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। कंपोनेंट फॉर्म में अगर मुझे ए क्रॉस बी करने से इसका कैसे करेंगे। मेरे पास मान लेते हैं मेरे पास वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। दूसरा है वेक्टर बी इज इक्वल्स ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। मेरे पास ये दो वेक्टर है, मुझे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सो इसका क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, ऊपर वाली रो में हम लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, और जो नीचे वाली दो रोज है इसमें हम क्या लिखेंगे, इनके ही कॉम्पोनेंट्स यहाँ पर छेप दो, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, और बस ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। सो क्रॉस प्रोडक्ट मुझे दोनों वेक्टर्स का करना कंपोनेंट फॉर्म में। ऊपर वाली रो में क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, और नीचे वाली दो रोज में दोनों के कंपोनेंट्स लगा के चेप दो। सो ये हमारे पास आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कंपोनेंट फॉर्म में। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट कि आई क्रॉस आई, अगर मैं आई कैप क्रॉस आई कैप कर देता हूँ, सो जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। सिमिलरली जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप हमेशा ज़ीरो होगा, के कैप क्रॉस के कैप ज़ीरो होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप, अगर हम कर देते हैं वो के कैप आएगा। सिमिलरली जे कैप क्रॉस के कैप कर देते हो मेरे पास आई कैप आएगा, के कैप क्रॉस आई कैप कर देते हो मेरे पास जे कैप आएगा। सो इस तरह से अगर मैं एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे ही यूनिट वेक्टर के साथ कर देता हूँ, आंसर ज़ीरो। यहाँ पर लिख लेते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल्स टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये था फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड क्या है, अगर मैं आई कैप क्रॉस जे कैप करता हूँ मेरे पास आंसर के कैप आएगा।
अगर मैं जे कैप क्रॉस के कैप कर तो मेरे पास आंसर आई कैप आएगा। अगर मैं के कैप क्रॉस आई कैप कर दे तो मेरे पास आंसर जे कैप आएगा। सो ये मेरे पास 4 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी, वो आप यहाँ पर देख लो। अब ये आइडेंटिटी तो ठीक है, लेकिन इस आइडेंटिटी से हमें कुछ समझना चाहिए, वो है राइट हैंडेड सिस्टम और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम का क्या मीनिंग है? हैंडेड सिस्टम और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, दोनों का क्या मीनिंग है वो देखते हैं। राइट हैंडेड सिस्टम मतलब कि मेरे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। मैं इन वेक्टर्स को राइट हैंडेड सिस्टम में कहूँगा। अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर तो मेरे पास सी वेक्टर आ जाता है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कर तो मेरे पास ए वेक्टर आ जाता है, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर तो मेरे पास बी वेक्टर आ जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मेरे पास ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एक राइट हैंडेड सिस्टम में है। लेकिन अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर मेरे पास सी वेक्टर आ रहा है, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर आ रहा है, और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर मेरे पास बी वेक्टर आ रहा है, अगर ये हो रहा है तो ए बी सी लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में। अगर ऐसे हो रहा है तो मेरे पास ए बी सी राइट हैंडेड सिस्टम में, अगर ऐसे हो रहा है तो ए बी सी लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में। अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि अभी हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप है, के कैप क्रॉस जे कैप आई कैप है, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप है। और अगर हम इस चीज़ को फर्स्ट वाली स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करें तो मैं ये पा सकता हूँ कि आई कैप जे कैप के कैप एक राइट हैंडेड सिस्टम में है। आई कैप जे कैप के कैप आर इन राइट हैंडेड सिस्टम। सो आई कैप जे कैप के कैप एक राइट हैंडेड सिस्टम में, और इसी के साथ मैंने आपको राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम क्या होता है वो भी बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। सो यहाँ पर थे अब आइडेंटिटीज़ क्या थी, फर्स्ट दो आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बता दी। सेकंड क्या है, अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूँ तो ये जो है इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए नहीं होगा, जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट में होता था। अगर ए क्रॉस बी है तो वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी, ये ट्रू है। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। नेक्स्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब कि मेरे पास ये बाहर क्रॉस में मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी है तो मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। सो जो मेरे पास वेक्टर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट ये सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें फिनिश हो जाती है यहाँ पर। अब एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वो होती है लेग्रांजेस आइडेंटिटी। ये क्या कहती है कि अगर मैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर कर दूँ प्लस मॉड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर कर दूँ, वैसे मॉड करने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही स्केलर होता है, ठीक। इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए का मॉड प्लस बी का, ए का मॉड इंटू बी का मॉड का स्क्वायर। से ये कहती है लेग्रांजेस आइडेंटिटी। लेग्रांजे आइडेंटिटी क्या कहती है, ए और बी वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस दोनों का डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर अगर हम कर दें तो जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ वेक्टर्स। मैंने दो इसका स्क्वायर क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर किया, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर किया, तो दोनों का सम जो होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोनों के जो मॉडुलस है उनके स्क्वायर। सो ये होता है लेग्रांजेस आइडेंटिटी। और ये ऑब्वियस भी है, क्यों? क्योंकि जो मेरे पास मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है वो होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ये होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। मॉड ऑफ बी अगर मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 होगा, सो मेरे पास रिजल्टेंट 1 आएगा। सो ये होती है लेग्रांजेस आइडेंटिटी। सो अब हमने डिस्कस कर लिया लेग्रांजे आइडेंटिटी और कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस की थी। नेक्स्ट चलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अभी एंगल बिटवीन वेक्टर्स हमने स्केलर प्रोडक्ट में भी देखा था कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड बी। लेकिन अगर मैं, ये था मेरे पास फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको वहाँ से मिला स्केलर प्रोडक्ट से, दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। अगर ये मैंने स्केलर प्रोडक्ट से निकाला था, अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट से भी एक और फॉर्मूला निकाल सकूँ तो वो भी हेल्पफुल होगा। वो कैसे? मुझे ये पता है कि ए क्रॉस बी का अगर मैं मॉड कर दूँ दैट इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, इतना मुझे पता है। तो मैं क्या करूँगा, साइन थीटा को अकेला कर दूँ, मेरे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू
दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी, और ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मेरे पास दो वेक्टर्स थे, मुझे दोनों के बीच का एंगल निकालना था, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मॉड डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी। और ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इससे स्केलर प्रोडक्ट से, ये स्केलर प्रोडक्ट से आया, ये वेक्टर प्रोडक्ट से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड सिस्टम, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स। मतलब कि मैंने आपको कुछ एप्लीकेशंस बताए थे क्रॉस प्रोडक्ट के, मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ एप्लीकेशंस बताए थे कैसे। एक तो हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन होता है फिजिक्स में, दूसरा एप्लीकेशन आपको बताया था कि प्लेन से परपेंडिकुलर आप किसी भी वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो। तीसरा एप्लीकेशन अभी हम देखने वाले हैं वो है कि आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स और ट्रायंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? अगर ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा, दिस एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। दोनों जो मेरे पास एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स गिवन थे उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उसका मॉड करके हाफ लगा दो, हमारे पास एरिया आ गया। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स। अब इसके दो फॉर्मूलाज है, पहला है विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अगर मुझे इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड गिवन है तो मैं एरिया डिफाइन कर सकता हूँ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी से। लेकिन अगर मुझे डायगोनल्स गिवन है, पहले मैंने आपको एडजेसेंट साइड से बताया, अगर मुझे डायगोनल्स गिवन है और मुझे एरिया निकालना है डायगोनल की d1 ये d2, तो एरिया होगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2। सो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स। हम कैसे देखते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। से इस वाली वीडियो के लिए इतने, मैंने आपको सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। सो बाय।